हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है। 9 चैप्टर हम लोग देखेंगे और इसी में 9 चैप्टर के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे सौर विकिरण, ऊष्मा और ये संतुलन का। इस पर हम लोग आपका बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और आप देखिए, इसमें हम कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि चारों तरफ आप वायु को महसूस करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने पूरा एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया था। तो सबसे पहले, अगर आपको कुछ पिछले चैप्टर में आपका डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो अब आपका अच्छे से एक बार देख लीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएं। तो अगर हमें पिछला चैप्टर पूरा क्लियर होगा तो याद रहेंगे। क्लियर है? क्या आप जानते हैं कि हम वायु को एक भारी पैली के तहत रखते हैं, हम सांस लेते हैं और सांस द्वारा ही बाहर निकालते हैं। उसे महसूस तभी कर सकते हैं जब हम ये गतिमान होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही आपका क्या है? पवन है। क्या है? गतिमान वायु जो है वो आपका पवन है, और ना कि चारों ओर वायु से घिरी हुई। तो ध्यान रखना, वायु का अवतरण ही वायुमंडल है जो किसी गैसों का बना है। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, और कह रहे हैं कि यही आपकी पृथ्वी है और इन्हीं के ऊपर क्या पाया जाता है? आपका जो गैसेस हैं, ये सारी चीजें आपकी पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। यानी कि पृथ्वी को जितनी भी ऊर्जा आपको चाहिए, उसका जितना भी संपूर्ण भाग है ऊर्जा के लिए, वो कहां से लेती है? वो आपका सूर्य से ही लेती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सूर्य मतलब जो आपका पृथ्वी पर जो प्रकाश है या ऊर्जा है, वो एनर्जी है, उसका मेन सोर्स कौन है? तो कहेंगे उसका मेन सोर्स क्या है? आपका सन है। क्या है? सूर्य ही उसका आपका मेन सोर्स है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस कर देती है जितना उसको चाहिए, ठीक है। बाकी सब कहां चला जाए? वापस यूनिवर्स में या अंतरिक्ष में जो है आपका वापस आपका लौट जाता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। परिमाण स्वरूप पृथ्वी ना तो अधिक समय तक गर्म होती है और ना ही अधिक समय तक ठंडी। ना तो आप उसे बहुत लंबे समय तक गर्म रख सकते हैं, ना ही बहुत लंबे समय तक आप उसको ठंडी रख सकते हैं। कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में ही प्राप्त तापमान की मात्रा समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। इसलिए विभिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में विभिन्नता होती है। इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। कैसे होता है? एक स्थान से आपका दूसरे स्थान पर होता है। वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया परिमाण स्वरूप पृथ्वी की सतह के तापमान को समझाया गया है। कैसे है? पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, जो हीट्स है, उसको आपका समझाया गया है, ठीक है। और इसको इसमें बेसिकली कुछ आपका दर्शाए। अब है बात सौर विकिरण की, ठीक है। सौर विकिरण पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अधिकतम अंश लघु धैर्य तरंग टेरेस्ट्रियल सौर विकिरण आपने पढ़ लिया। तो सौर से जो आने वाली प्रकाश लाइन है, हम उसको क्या बोलते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। लेकिन जो पृथ्वी पर पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? अंश लघु तरंग धैर्य, यानी कि आपका कैसी है? आपका सौर टेरेस्ट्रियल्स आपकी वेव्स आती है और पृथ्वी पर आती है और कहती है कि आगामी और विकिरण ही छोटे छोटे रूप में क्या होता है? सूर्य ताप हमको मिलता है, ठीक है। पृथ्वी आभू यानी कि ज्योइड, यानी पृथ्वी की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी की सौर ऊर्जा बहुत कम अंश से ही प्राप्त होती है। कैसे होती है? बहुत बहुत कम अंश से ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह, कैसे है? वायुमंडल की ऊपरी सतह 1.9 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में है। कैसे है?
पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह कितनी है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट से ऊर्जा प्राप्त करती है, यानी कि इतनी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है पर कैलोरी पर वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट में मिलती है। क्लियर है? कितनी? ये हमको सूर्य से प्राप्त आपकी जो हीट है, जो एनर्जी है, जो कैलोरी है, जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, उसका ये आपका पूरा मापन है। ऐसा है, ये पूरा मापन हम लोगों को देखने के लिए आपका मिलता है। ठीक है? वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर, यानी कि अगर आपसे पूछ ले सबसे दूर कब होती है पृथ्वी? 4 जुलाई को। किसे? पृथ्वी से सबसे दूर होती है, यानी कि 15 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसी को अपसोर कहते हैं। अपसोर एक एप्लेशन कहा जाता है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा क्या होती है? निकट होती है। ठीक है? इसे हम 14 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। क्लियर है? तो इसे उपसौर कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले उपसौर की क्या स्थिति है? तो उपसौर वो कंडीशन है जब पृथ्वी और सन आपके बहुत मतलब पास में होते हैं। पास का मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल पास से गुजर गए, यानी कि जब कुछ दूरी कम हो जाए हम उसको क्या बोलते हैं? उपसौर हम लोग उसको। तो उपसौर क्या है? जब पृथ्वी पास से गुजरती है तो उसको बोलते हैं उपसौर। क्लियर है? ध्यान रखें, क्या कहते हैं? उपसौर। और कब होता है उपसौर? तो उपसौर बेसिकली 3 जनवरी को होता है। अपसौर जब पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक होती है, वो कंडीशन होती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर अपसौर, और जब 3 जनवरी को सबसे पास होती है अपसौर कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो उपसौर और अपसौर आपको क्लियर होने चाहिए। इसीलिए वार्षिक सूर्य 3 और 4 जुलाई की अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है? 3 जनवरी और 4 जुलाई को अधिक होता है। फिर भी सूर्य तप की विभिन्नता का प्रभावित एक दूसरे के कारक है। फिर भी जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है वो हमें लैंड, समुद्र के वितरण जो है आपका कॉन्टिनेंटल और जो समुद्र है उनके वितरण की वजह से हमको ये मिलता है। वायुमंडल परिसंचरण के काम कम हो जाते हैं। यही कारण है कि सूर्य तप की विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन को अधिक प्रभाव डालता है। कैसे होता है? उनका जो प्रभाव है वो आपको अधिक जो है आपको देखने के लिए मिलता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में विभिन्नता, जो पृथ्वी की सतह है उसमें सूर्य ताप में जो आपकी विभिन्नता है वो कैसे कब क्या देखने के लिए मिलती है, इसको देखते हैं। सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। कैसा होता रहता है आपका? परिवर्तन होता रहता है। सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नता के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता पर पड़ता है। तो पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप विभिन्नता क्या कारण है? कि पृथ्वी में दिन प्रतिदिन आपके चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूमती मतलब जब आपका दिन और रात होता है, जब ये पृथ्वी की धुरी है जब वो इस तरीके से वापस अपने स्थान पर आती है, तो ये है पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर ही पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। ठीक है? वायुमंडल की पारदर्शिता, ठीक है, स्थल विन्यास परंतु अंतिम 2 कारकों में कम प्रभावित करता है। 2 ऐसे फैक्टर हैं जो इनको आपको क्या करते हैं? कम प्रभावित कर। ठीक है? आप कह रहे हैं तथ्य यह है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण आपका समतल कक्षाओं में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहे हैं कि तथ्य मतलब फैक्ट ये है कि जब पृथ्वी का अक्ष, ये पृथ्वी मान लीजिए और ये सूर्य मान लीजिए, इन दोनों का अगर आप अक्ष देखोगे ऐसे मान, ये पृथ्वी, तो ये जो कोण मिलेगा आपको ये मिलेगा 66.5 डिग्री। कितना मिलेगा? 66.5 डिग्री।
आपका ये जो कोण है ये आपको बेसिकली देखने के लिए जो विभिन्न अक्षांशों से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को बहुत प्रभावित, सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों को नति किरण कहते हैं। यह किसी स्थान के अंश पर निर्भर करता है। अंश जितना अधिक होगा, यानी अंश जितना अधिक होगा, किरण की नति का कोण उतना ही कम होगा। अतः सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तिरछी किरणें से अपेक्षाकृत सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। कह रहे हैं कि द्वारा देखिए, जो सूर्य की जो आपकी किरणें तिरछी पड़ेंगी तो तिरछी किरणें अपेक्षाकृत सीधी किरणों से कम स्थान पर पड़ती हैं। यानी कि जो टिल्ट आपका जो रे पड़ेगी, रेज होगी, वो कम स्थान पर जाएगी, सीधी वाली ज्यादा स्थान पर आती है। तो यही कारण है कि जहां पर टिल्ट आपका क्या होता है, किरणें पड़ती हैं, वहां पर सूर्य की जो हीट है वो कम जाती है, और जहां पर टिल्ट नहीं पड़ती, सीधी पड़ती है, वहां पर जो ऊर्जा है, वो जो हीट प्राप्त होती है वो आपको क्या मिलती है, हमको बेसिकली ज्यादा देखने की मिलती है। तो किरणें की के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा का वितरण होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे इसको। तो बड़े क्षेत्र पर होता है, प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। अतः अवशोषित प्रकरण एवं विसरण द्वारा ऊर्जा का ही ह्रास होता है। कैसे हो रहा है, क्या ह्रास है, ये सारी चीजें आपको इसमें एक एक करके बहुत अच्छे से उनका जो न्यास और विन्यास है सब आपको दिखाई दे। क्लियर है, देख लिया। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे में। पहले इसको बनाइए फिर हम इसको समझें। चलिए बना लिया। चलिए अब आप देखिए, सिंपल है बड़ा। ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी हल्की सी झुकी है। कैसे झुकी है, हल्की सी, ठीक है। और ये हमारा सन निकल रहा है। तो जहां पर बिल्कुल सीधी है, क्लियर है। अब ये है आपका, ध्यान दीजिए, वो ये देखिए, ये है विषुवतीय वृत्त। अगर ये बिल्कुल ऐसे होती तो ये जो कोण है, अगर बिल्कुल पृथ्वी इस तरह से घुमा दूं, मैं इसको ऐसे थोड़ा दिखा, घूम सकती है तो, और ये घूम नहीं रही। अगर मैं इसको घुमा दूं, इस तरीके से कर दूं, तो जो ये लाइन है 0 डिग्री, ये कैसी हो जाएगी, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहा है ना, ये वाला 66.5 का, ये बनता ही ना। बन क्यों रहा है, क्योंकि पृथ्वी झुकाव है, टिल्ट है। कैसी है, टिल्ट है। अब टिल्ट है तो ये झुकाव जो है आपको इस पर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी झुकाव की वजह से, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, तो झुकाव है तो कह रहे हैं कि 0 डिग्री 0 डिग्री, और ये है आपकी मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध, और ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों आपको बेसिकली इसमें क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये है कर्क रेखा, ये कहां मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब ये ध्रुवों पर, अगर मैं इसको बेसिक बना के समझाऊं तो ये देखिए, ऐसे हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल सीधी बनाएंगे इस तरीके से। अगर ऐसे बनती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये ऐसे है, तो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये ध्रुव पर 66.5, ठीक है। और यही इस रेखा को उन्होंने सीधा कर कर बताया है कि पृथ्वी 23.5 का झुकाव है। कैसे है, पृथ्वी का 23.5 का इसमें झुकाव हम लोगों को देखने में। ये मैथमेटिकल है, कभी स्पेशल पढ़ाऊंगा तो एक एक कोण बनाऊंगा कि कर्क रेखा यहीं क्यों ली गई है, मगर रेखा को यहीं क्यों ऐड किया गया है, ये 66.5 है कैसे, इसको मैंने लाइन माना, यहाँ पर अपना हमने स्केल रखा तो ये एंगल और 90 बिल्कुल इसके बीचों बीच से गुजारा, तो ये दोनों जो बनेंगे यही बना हुआ है आपका 23.5। तो ऐसे करके इसको हम सॉल्व करेंगे, बता दूंगा। फिलहाल इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। कहने का पर्पस मेरा केवल इतना था कि जो चीज आपका पृथ्वी के सामने होगी, क्लियर है, किसके, सूर्य के सामने, उस पर हमको सौर प्राप्त ज्यादा होगा। जहां पर सूर्य की किरणें आपकी तिरछी पड़ेंगी, वहां पर क्या होगा, सूर्य किरणें जहां पर तिरछी होंगी
सूर्य किरणें तिरछी होने के बाद सूर्य का जो प्रकाश है वो कम पड़ेगा। ठीक है, ये आपको, चलिए देख लिया इतना, आगे बढ़ते हैं। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, कि जब सौर विकिरण वायुमंडल से होकर गुजरती है और वायुमंडल से होकर गुजर रही है तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, इन सारों से होकर गुजरेगी। और यहाँ क्या है, आपकी ओजोन परत है। मैंने आपको बताया था कि समताप मंडल में क्या मिलती है, ओजोन परत। ये इतना ध्यान होना चाहिए, जैसे ही वायुमंडल का नाम आया तो पूरी पिक्चर जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है वो पूरा चैप्टर यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। कह रहे हैं लघु धैर्य तरंगे वाले सौर विकिरण से वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी, यानी कि बिल्कुल साफ होता, हम उसको देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। कैसे होती हैं? सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर क्या होती हैं, आपका ये गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूदा जलवाष्प, कह रहे जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें जो आपका जलवाष्प है और जो आपकी ओजोन है, क्लियर है, था अन्य किरणें, आरंभिक किरणें विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेती हैं। अगर जलवाष्प है, धूल के कण है, CO2 है, क्लियर है, और नमक के कण है, ऐश है, ये जब आपका यहाँ से आपका क्या क्या जाती है, आपका इंफ्रारेड आपका रेडिएशन जाती है, तो ये जैसे ही ऊपर जा रहा होता है नीचे से वापस, तो ये उनको रोक, आपके टकराकर नीचे रोक देती है, ऊपर जाने नहीं देती हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा क्षोभ मंडल है में छोटे नितल कण दिखने लगते हैं, और छोटे कण हमको दिखाई देंगे जिनको देखने पर स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं प्रकाश की सतह में विकिरण की ओर दिखाई देते हैं। जैसे वो चलते हुए आपको दिखते हैं ना प्रकाश से, मैंने कहा था कि आप बैटरी लगा के देखिए या एक किरण से देखिए, तो जैसे आपको घूमते हुए दिखाई देंगे उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ऐसे स्पेक्ट्रम की तरह मिलेंगे, पृथ्वी की सतह से विकिरण देती है। यह प्रक्रिया आशय में रंग के उत्तरदायी है, इसीलिए उदय और अस्त होने के सूर्य लाल दिखाई देता है। कह रहे हैं कि पृथ्वी और आकाश में हमेशा विकिरण होता है। तो विकिरण के कारण क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है कि आकाश में रंग इसके लिए उत्तरदायी है। विकिरण होगा तो अलग अलग रंग बनेंगे, और यही कारण है जब सूर्य अस्त और उदय होता है तो हमको सूर्य कैसा है, आकाश नीला और सूर्य आपका लाल दिखाई देता है। आकाश में रंग उत्तरदायी है मेनली, किसके लिए, आपके जो विकिरण होती है उसकी वजह से। और ऐसा वायुमंडल में प्रकाश और विकिरण द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा, प्रकाश और विकिरण के द्वारा ही ये आपका हम लोगों को संभव आपका दिखता है, और ये हम आपको संभव मिलता है। ठीक है, सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, जो सूर्य तप है और पृथ्वी की सतह पर क्या है, स्थानिक जो वितरण है, ये आपको बेसिकली देखने के लिए क्लियर है कि कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे इसको बांटा गया है, क्या चीज है। और देखिए धरातल पर प्राप्त सूर्य तप, यानी कि सूर्य की जो हीट है, जो मात्रा, उसको सूर्य तप कहा है। सूर्य तप की मात्रा उष्ण कटिबंधीय में 320 प्रति वाट वर्ग किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति वाट वर्ग किलोमीटर के बीच भिन्नता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मतलब ये वाला रीजन, तो ये जो इक्वेटर है इस पर मिलेगी 320, और यहां आपको 70 वाट भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, 320 से लेके 70 वाट तक मिल सकती है। सबसे अधिक सूर्य तप उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होता है। जो इसके मरुस्थल हैं, जैसे कौन सा मरुस्थल होगा, थार का मरुस्थल, सारा का मरुस्थल, इन मरुस्थलों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसको वापस जब छोड़ते हैं या हीट को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो एक तो पहले आपका टेम्परेचर है, फिर उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, वापस नहीं आपका जाने दिया, तो उस वजह से वहां का जो टेम्परेचर है ज्यादा होता है। एग्जाम्पल देखिए,
जो आपका राजस्थान में जो आपका जैसलमेर वाला बेसिकली पार्ट है, वहां पर टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये कब मिलता है, क्योंकि मेघ आच्छादन यानी कि बादल रहित आकाश में बहुत कम पाया जाता है। मेघ आच्छादन सॉरी, जहां पर आपका बादल बना हो वहां पर कम पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय की अपेक्षा विषुवतीय परत पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। कहां पर उष्णकटिबंधीय पर ज्यादा होगा और अपेक्षाकृत विश्व पर सूर्यताप प्राप्त कम होता है, क्योंकि वह 2 बजे के बाद बारिश होने लगती है, तो इसीलिए वहां ज्यादा मिलेगा। और कह रहे एक ही अधिकांश पर स्थित अक्षांश पर स्थित, अक्षांश मतलब होता है लैटिट्यूड पर स्थित महाद्वीप का भाग अधिक और समुद्री भाग की अपेक्षा कम सूर्यताप प्राप्त होता है। यानी कि लैंड एरिया पर अगर आप देखोगे तो लैंड एरिया पर टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, और जबकि जो वहां का महासागर महाद्वीप है उसमें आपका सूर्यताप कम मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि सूर्यताप समुद्र में ज्यादा मिलता है या फिर आपका स्थल पर, यानी कि महासागरीय या महाद्वीपीय पर, तो टेम्परेचर आपको महाद्वीप पर ज्यादा मिलेगा। लैंड हीट को अब्सॉर्ब करती है, इस वजह से आपको हीट सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, टेम्परेचर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको देखने के लिए जो आपके महाद्वीप है उन महाद्वीपों पर मिलेगा, ठीक है, महासागर पर नहीं मिलेगा, कारण है हीट को अब्सॉर्ब करने का वजह से। क्लियर है? कह रहे हैं कि शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। गर्म मात्रा में क्या होता है, कम मात्रा में क्या होता है, हमको ये सारी चीजें बेसिकली आपका जो है प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिए। तो बेसिकली इतना हमने पढ़ा है, पहले जितना हमने पढ़ लिया, यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी बच्चे का कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए है, एक बार पूरा देख लें आप, फिर आगे बढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे है, चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।